तो आज वेडनेसडे है ना, बुध काम शुद्ध, इसलिए आज अच्छी तरह से पिछला चैप्टर जो है ना बुधवार को है ना, याद रहता है बुधवार को पढ़ा हुआ। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूलर बेसिस आज एक बार दोबारा पढ़ लेना है क्योंकि कल आपका टेस्ट है, राइट। तो लास्ट टाइम वी वर डूइंग, हम क्या कर रहे थे, दैट इज वी वर डूइंग एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ किया था। उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट हो गई, उसके बाद आगे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, ड्यू टू विच न्यू लाइफ फॉर्मेशन इट स्टॉप्स। ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल से जो न्यू लाइफ बनती थी वो रुक गई, बट एवोल्यूशन कॉन्टिन्यूड। जो पुरानी लाइफ है उससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ बन रही। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज एवोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाइए, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। टॉपिक लिखिए, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसके नेक्स्ट लिखिए, when the environment changed from, when the environment changed from reducing to oxidizing, reducing to oxidizing, comma, the origin of new life, origin of new life from non-living chemicals, from non-living chemicals stopped. But new cells are formed, new cells are formed by division of, by division of pre-existing cells. मैम रिपीट कर दो। But new cells are formed, but new cells are formed by division of, by division of pre-existing cells. Further, evolution continued. Further, evolution continued. That is, new organisms, that is, new organisms are formed from already existing organisms, already existing organisms. Next point है, organic evolution is descent with modification. Organic evolution is descent with modification, that is DESCENT, descent with modification. इसका क्या मतलब है, that is the process of, that is the process of cumulative changes, cumulative changes of living organisms and in the descendant population, and in the descendant population. Please repeat. That is, क्या मतलब है descent with modification का क्या मतलब है, that is the process of, that is the process of cumulative changes, cumulative changes in living organisms and in the, जो उनसे आगे पॉपुलेशन आई है, and in the descendant population. तो इसका क्या मतलब है कि एवोल्यूशन क्या है, कुछ एक पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आए एंड दीज चेंजेस आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये मतलब है इससे नई लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जैसे जैसे नई पॉपुलेशन आ रही है
कुछ चेंजेस आगे आगे ट्रांसफर हो रहे हैं और फाइनली एक ऐसी पॉपुलेशन आ जाती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस एक्यूमुलेट हो गए और जो एक बहुत पहले मतलब 20 30 40 जनरेशन या उससे भी पहली जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट थी. So this is new population. So this is descent with modification. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. चार्ल्स डार्विन, सी डार्विन या चार्ल्स डार्विन emphasized on the role of nature, on the role of nature in evolution. नेक्स्ट है डी वराइज, डी छोटा आपको पता है, DE, डी वराइज, VRIES, डी वराइज proposed that mutations are the main cause of evolution. Mutations are the main cause of evolution. ये सब अभी हम करेंगे थ्योरी. नेक्स्ट है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल आपको पता है फादर ऑफ जूलॉजी हम इसको कहते हैं. एरिस्टोटल proposed a ladder-like gradation. A ladder-like gradation in nature. Ladder-like gradation, ऐसे ladder-like gradation in nature. He called it ladder of nature. He called it ladder of nature. या और इसने क्या क्या कहा, और एरिस्टोटल्स स्केला नेचुरा, एरिस्टोटल्स स्केला नेचुरा. मैं इधर थोड़ा सा लिख देती हूँ. एरिस्टोटल्स स्केला नेचुरा या ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. It represents chain-like series of organisms, chain-like series of organisms leading from lowest simpler forms up to man. Full stop. He further explained that higher group of organisms evolved from lower group of organisms. तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे है इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इससे बने प्लांट्स, और फिर आए एनिमल्स की. फिर उसने एक लैडर दी, अगर प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी. अगर एनिमल्स की लैडर देखें
तो सबसे पहले आए स्पॉन्जेस, देन worms, insects, fishes, frogs, snakes, birds, dogs, monkeys, apes, and finally humans. इस तरह से उसने ग्रेडेशन दी थी। एरिस्टोटल्स लेडर हम इसको बोल देते हैं, एरिस्टोटल्स लेडर। ये लेडर पूछनी नहीं है किसी ने, बट सिर्फ जो है कि एरिस्टोटल कौन सी लेडर, नेचर स्केला नेचुरा किसने दिया या ग्रेट चेन ऑफ बीइंग किसने दी, तो वो एरिस्टोटल ने दी। इतना की पता होना चाहिए। ये तो मैंने वैसे ही दिखाई है कि इस तरह से उसने बनाई। ठीक है जी। स्नेक्स के स्नेक्स, फ्रॉग, स्नेक्स, उसके ऊपर बर्ड्स, फिर डॉग, फिर मंकी, फिर एप्स, फिर ह्यूमन। मैम हाँ जी, मैम बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। अब देखो दिख रहा है? नो मैम। बेटा बाकियों को बताओ, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। कि हम कहते हैं एवोल्यूशन हुई कहाँ पे है, कैसे पता चला कि हमें एवोल्यूशन हुई है? एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि पुरानी फॉर्म से नई फॉर्म्स बन रही है। कैसे पता चला है कि नई फॉर्म्स जो है वो बन रही है? ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल पहले समझो फिर लिखना। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स evidences from fossils, evidences from fossils। अब fossils क्या है? fossils जो है वो डेड रिमेन्स है। हमें जो रॉक्स में से जो मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे या जो भी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स हमें मिल जाते हैं, कुछ उनके हार्ड पार्ट्स मिल जाते हैं। पूरे ऑर्गेनिजम्स तो कम ही मिलते हैं, उनके कुछ डेड रिमेन्स मिल जाते हैं, प्रिजर्व्ड डेड रिमेन्स, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स आर, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर लें, प्रिजर्व dead remains of hard parts of life forms and are found in rocks। fossils कहाँ पे मिलते हैं? रॉक्स में या अर्थ क्रस्ट में। रॉक्स या अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे। रॉक्स या अर्थ क्रस्ट कैसे बन रही है? आर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन, लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स जो है वो जम रही है। और उनका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो आपको किसी भी रॉक का अगर काट के देखेंगे तो वहां पे आपको ग्रेडेशन मिलेगी। डिफरेंट लेयर्स में फॉसिल्स की ग्रेडेशन मिल सकती है, या हमें ना भी फॉसिल्स मिले तब भी हमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स दिखेंगी। सब रॉक्स जो है वो एक जैसी नहीं होती, सब लेयर्स आपको एक जैसी नहीं, उनका कलर डिफरेंट होगा, उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होगी उन रॉक्स। ठीक है, रॉक्स जो है वो क्या है? रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉक indicates arrangement of sediments one over the other during the long history of earth। ठीक है जी। उसके बाद लोअर लेयर्स, जो भी हम रॉक्स की लेयर्स देखें, जो नीचे वाली लेयर सबसे पुरानी होगी, ऊपर वाली लेयर अभी रिसेंट वाली होगी। ठीक है, और different layers of sediments, they contain fossils of different। तो let us say एक लेयर, वो let us say हम कहते हैं
2 मिलियन ईयर्स बिफोर बनी, और उसके बाद जो बाकी दो जो सेकेंड लेयर थी वो हम कहते हैं 1.5 मिलियन ईयर्स अगो बनी। तो जो डिफरेंट लेयर्स की रॉक्स में जो फॉसिल्स होंगे उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट एज होगी। So different layers of sediments contain fossils of different forms who died a long time ago and died during formation of sediments. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, उनके तो फॉसिल्स हमें मिले ही नहीं है। क्यों नहीं मिले बेटा? क्योंकि बाई चांस वो लूज हो गए, कुछ किसी ऐसी जगह पे थे जहां पे उनकी सारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, उन्हें प्रिजर्व होने की जगह ही नहीं मिली, उन्हें प्रिजर्व होने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो some fossils they represent extinct organisms। कुछ ऐसे fossils हैं जो ऐसे organisms के fossils मिले जो अब forms हमें नहीं नजर आती, such as dinosaurs, such as archaeopteryx। ठीक है, और कुछ जो है and यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख सकते हैं and some fossils are similar to present day life with some changes। चेंजेस तो हुए ही है ना, विद प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट डे लाइफ विद सम चेंजेस। बट कुछ फॉसिल्स ऐसे जो बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मिले जो अब जो है वो नहीं है। इसका मतलब वो जानवर, वो लाइफ, वो प्लांट्स वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज पैलेंटोलॉजी, है ना, पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल शोज, क्या शो करता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ वर, है ना, डिफरेंट जियोलॉजिकल, अभी हम जियोलॉजिकल एरास करेंगे। जब से अर्थ आई है अब तक साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट एरास में बांट दिया है। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिले, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि फला टाइम में ये वाले, क्योंकि सेडिमेंट से पता चलता है कौन से केमिकल्स होंगे, वहां पे कौन से ऑर्गेनिजम्स, उड़ने वाले ज्यादा थे, छोटे थे, बड़े थे, इनवर्टिब्रेट्स थे, वर्टिब्रेट्स थे, जिम्नोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स थे, ये सब हमें पता चलता है उस टाइम की रॉक्स को स्टडी करके। ठीक है, सम आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। 10 अल्टीमेटली हम कहते हैं कि 10 न्यू लाइफ फॉर्म्स have arisen at different times in the history of the earth। अर्थ की हिस्ट्री पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स गए, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आए। ये हमें कैसे पता चलता है? फॉसिल्स को स्टडी कर। पहले ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू टाइप ऑफ फॉसिल्स। कौन कौन से फॉसिल्स मिलते हैं बेटा? वन इज अनऑल्टर्ड फॉसिल, बिल्कुल वैसे के वैसे मिल गए। जैसे अगर आपने कभी सुना हो वूली मैमथ के मिले थे साइबेरिया में से, बर्फ में दबे हुए, है ना, बिल्कुल फ्रेश जो है पूरे के पूरे फॉसिल्स मिले। ऐसे एम्बर होता है ट्रीज में जो गम्स वगैरह है, उसमें कई बार इंसेक्ट्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। अब एम्बर में तो कहीं जाना नहीं, तो उसमें जो फॉसिल्स, कई बार ट्रीज हमें मिले और उनके ऊपर वो एम्बर मिला, एम्बर के अंदर जो इंसेक्ट्स मिले उनके पूरे के पूरे फॉसिल्स मिले। Another is petrified fossils। पेट्रीफाइड फॉसिल्स है मतलब ऑर्गेनिजम्स, उनका कोई बॉडी पार्ट जिसमें ऑर्गेनिक मैटर तो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, बट जहां पे ऑर्गेनिक मैटर थी उसके अंदर क्या जमा हो गया? मिट्टी, मड जो है वो जमा हो गया। ठीक है, या मिनरल्स जमा हो गए। So that are fossils which are actually not fossils, but these are the fossils in which organic matter is replaced by the inorganic mud या soil। That are shape हमें वैसे ही दिख जाएगी ना,
ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर तो है बट जो ऑर्गेनिक मैटर की जगह इनऑर्गेनिक मैटर आ गया। उसके बाद मोल्ड, तो बेटा जितनी बोन्स हमें मिली है वो पेट्रीफाइड फॉसिल्स में आ जाती है, मोल्ड्स एंड कास्ट्स। यहाँ पे किसी का लेटर से एक पत्ता है, पत्ते के आसपास मड जमा हो गई, ठीक है, तो वो जो अंदर का लीफ था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट वो स्ट्रक्चर पूरा जो मड का ड्राई होके जो स्ट्रक्चर बना वो पूरा लीफ की शेप का। तो इस तरह से द मोल्ड्स आर एक्चुअली, these are the, you know, the formed of mud which are formed around the organism या part of the organism. The organism or part of the organism is fully destroyed and what is left, it is only the mold made up of mud which gives the idea of the shape of that part. और अगर उस मोल्ड में ऑर्गेनिज्म का पार्ट भी है देन इट इज कॉल्ड एज कास्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा इम्प्रिंट्स, किसी जानवर के पैर के इम्प्रिंट्स। ठीक है, अनदर इज कोप्रोलाइट्स, दिस इज फॉसिलाइज्ड पीसेस, कुछ हमें फॉसिलाइज्ड पीसेस भी मिले हैं, तो विच रिप्रेजेंट्स कि उस टाइम जो है जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या खाते थे। ठीक है जी, तो पहले आ जाइए हम अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, राइट ऑफ। इन दिस टाइप द होल बॉडीज ऑफ द एनिमल्स, the whole bodies of the animals are preserved in ice, at very low temperature. For example, the fossils of woolly mammoth, MAMMOTH. Their skin was so fresh, that it can be fed to other animals. इतनी फ्रेश मिले थे। इसी में अनऑल्टर्ड फॉसिल्स में ही सेकंड पॉइंट आ जाएगा, फ्रेश के बाद it was so fresh that it can be fed, fed to other animals. बेटा एक मिनट सर, हेलो, चलिए जी, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स में हमने एक बताया वूली मैमथ का, और दूसरा आ जाता है बेटा इंसेक्ट्स ट्रैप्ड इन एम्बर ऑफ ट्रीज, गम्स एंड रेजिन्स है। ठीक है, क्योंकि एम्बर के अंदर ना ऑक्सीजन है ना टेम्परेचर, मेरा मतलब चेंज होता है, तो वहां पे और इंसेक्ट्स मर के वैसे ही रहते हैं। दीज आर अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। उसके बाद पेट्रीफाइड फॉसिल्स। नेक्स्ट आ जाइए पेट्रीफाइड फॉसिल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, by mineral deposits, is called as petrification. These fossils means petrified fossils consists of hard parts only, such as bones, teeth, tree trunk, etc. Shells of mollusks,
These are petrified fossils. Another is molds and casts. When the mud is deposited around the organism, or some part of the organism, फिर उसके एरो डालो. ड्राइंग ऑफ द मड ड्राई हो गई. ड्राइंग ऑफ मड एंड degeneration of the part or organism. The dried mold of mud is called as mold. It tells the shape of the organism. Or part of the organism. Shape of the part of organism. And if the part of the organism remains in the mold, if the part of the organism also remains in the mold, then it is called as cast. Next आ जाइए prints या imprints. These are the prints of leaves, skin, wings या feet on the mud, which later gets fossilized. These are imprints. Coprolites. Fossilized fecal matter. Fossilized feces या fecal matter are called as coprolites. So these are the type of fossils. Next हम आ जाते हैं बेटा estimation of age of fossils. कितने मिलियन ईयर्स पुराने हैं, कितने थाउजेंड ईयर्स पुराने हैं. तो estimation of age of fossils. So beta generally it is estimated by knowing the age of rocks. रॉक्स की लेयर्स की एज निकालते हैं, उससे हमें फॉसिल्स की एज पता चल जाती है. इट इज डन बाय, फर्स्ट है कार्बन डेटिंग, ये सब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में करेंगे. अनदर इज पोटेशियम आर्गन डेटिंग. अनदर इज इलेक्ट्रॉन spin resonance method. ESR, and it is the most recent method to know the age of the fossil.
ESR is the most recent technique to know the age of the fossil. नेक्स्ट आ जाइए, फॉसिल पार्क्स इन इंडिया. मैम रिपीट करना. ESR is the most recent method to know the age of the fossils. नेक्स्ट आ जाता है बेटा फॉसिल पार्क्स इन इंडिया. कहाँ कहाँ पे हमें फॉसिल पार्क्स मिलते हैं? जहां पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले वहां पे हमने क्या किया वहीं पे ही उन फॉसिल्स को प्रिजर्व करके फॉसिल पार्क बना दिया. फॉसिल पार्क्स इन इंडिया. तो फर्स्ट आ जाइए, फर्स्ट इज इट इज इन मध्य प्रदेश, मांडला डिस्ट्रिक्ट. मांडला डिस्ट्रिक्ट of Madhya Pradesh. Another fossil park is Rajmahal Hills, Bihar. Rajmahal Hills of Bihar. Another is coal forming regions in Odisha. Coal forming regions in Odisha. Another is National Fossil Park in Tamil Nadu. National Fossil Park in Tamil Nadu. Fossils are maximum studied fossils are mainly studied in Birbal Sahni Institute. In Birbal Sahni Institute of Paleobotany. Lucknow. Birbal Sahni Institute of Paleobotany, लखनऊ. ठीक है जी. तो जो बीरबल साहनी थे, डॉक्टर बीरबल साहनी, he was a great paleobotanist. बीरबल साहनी, Professor Birbal Sahni, he did maximum work on the fossils of plants. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल. लास्ट लाइन रिपीट कर दो. He did maximum work on fossils of plants. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल.
तो सबसे पहले बेटा जब से अर्थ ओरिजिन हुई है उसके बाद से अब तक इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल एरास, ERAS। सबसे पहले है एजोइक एरा, जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी लाइफ नहीं थी। उसके बाद आया आर्कियोजोइक। पहले देखना बेटा, बाद में लिखना, क्योंकि फिर तभी उसके हिसाब से ही हम जो है ना कॉपी में लिखेंगे। आर्कियोजोइक प्रिमिटिव लाइफ आई, फॉसिल्स नहीं थे इसके, बट हमें पता भी यहाँ पे लाइफ आई होगी। उसके बाद प्रोटीरोजोइक, जहां पे हमें प्रोकैरियोट्स और सिंपल यूकैरियोट्स के फॉसिल्स मिले। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेलियोजोइक, मीजोजोइक और फिर है सीनोजोइक। This eras, these are divided, some of these eras, these are divided into periods. Paleozoic, कैम्ब्रियन, सबसे पहले आया था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन के बाद देन देयर इज साइलूरियन, देन डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और फिर लास्ट में पर्मियन। These are the 6 periods of Paleozoic. उसके बाद Mesozoic. It is Triassic, Jurassic and Cretaceous. Cenozoic, Tertiary and Quaternary. Tertiary and Quaternary. उसके बाद सिर्फ सीनोजोइक के जो 2 पीरियड्स हैं, they are divided into different epochs. कौन कौन से एपॉक्स? जो टर्शरी है, पेलियोसिन, ओलिगोसिन, then there is पेलियोसिन, इयोसिन, एक हम मिस कर दे, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। और क्वार्टनरी के 2 है, प्लिस्टोसिन and recent. So this is geological time scale. It is divided into 6 eras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 eras. Then Paleozoic, it is divided into 6 periods. Mesozoic 3 periods. Cenozoic 2 periods. Then
द सीनोजोइक में जो 2 पीरियड्स थे, टर्शरी डिवाइडेड इनटू 5 एपॉक्स, whereas क्वार्टनरी डिवाइडेड इनटू 2 एपॉक्स। ये बना लो, इनके बारे में मैं फिर लिखवाती हूँ आपको कि इनमें क्या क्या हुआ। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं, डिवोनियन क्या है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस, इस तरह से ये थोड़े से पॉइंट्स इसके साथ लिख लो। इनके साथ साथ अब मैं जो है ना तुम्हें ये कैम्ब्रियन टू पर्मियन आगे जो है ना, एक पैराग्राफ में लिख लो, पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा। कैम्ब्रियन में लिखो, all invertebrate phylum established, all invertebrate phylums established, origin of trilobites, trilobites अब क्या है, extinct, Can you repeat? मैं एक मिनट मेरी बात सुन लो, कि हम यहाँ पे कहते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रायलोबाइट्स, ट्रायलोबाइट्स क्या, आर्थ्रोपोड्स, एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स है। All invertebrate phylum established and origin of trilobites, trilobites. Ordovician, ट्राइलोबाइट्स की स्पेलिंग क्या थी? trilobites. Ordovician में लिख लो, origin of vertebrates, abundance of invertebrates. Silurian में लिखिए, origin of jawed fishes, origin of jawed fishes. Devonian में fishes abundant, Devonian में fishes abundant, origin of amphibians. Carboniferous में, Please repeat. Devonian में fishes abundant and origin of amphibians. Carboniferous में abundance of amphibians, origin of reptiles and origin of carboniferous में क्या हुआ, origin of reptiles and winged insects, winged insects. पर्मियन में एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रायलोबाइट्स, कैम्ब्रियन में आए थे और पर्मियन में खत्म हो गए, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रायलोबाइट्स, origin of mammal like reptiles, mammal like reptiles. Triassic में origin of dinosaurs and mammals, दोनों इकट्ठे आए, dinosaurs and mammals. Jurassic में dinosaurs dominant, dinosaurs dominant, origin of birds, origin of birds. Cretaceous में extinction of birds and extinction of toothed birds and dinosaurs, extinction of toothed birds क्या थे, आर्कियोप्टेरिक्स लाइक, and dinosaurs. And rise of placental mammals, rise of placental mammals.
और उसके बाद सीनोजोइक में तो एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। ठीक है जी। और प्लांट्स में हमने ज्यादा देखा ही है आपको कि यहाँ पे कार्बोनिफेरस में टेरिडोफाइट सबसे है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे रेप्टाइल्स ग्रो कर रहे हैं ऐसे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स ग्रो कर रहे हैं। सीनोजोइक में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। So this is geological time scale. ठीक है बेटा, तो ये जो है आपने याद करना है। आज तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम ये याद करके आना। थोड़ा सा हम इसमें से क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम थोड़ा सा और करेंगे और फिर हम आगे की एविडेंसेस करेंगे। इज इट ओके? एनीथिंग, देखो जरा 2 मिनट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क?